आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ और कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्याग पत्र दिया जाना। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ था कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उनकी अध्यक्षता में अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो बड़े ही उग्र विचार वाले नेता थे। कांग्रेस के अधिकांश नेता, जिसमें महात्मा गांधी जी स्वयं शामिल थे, वो जो है सुभाष चंद्र बोस के इन उग्र विचारों के समर्थन में नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था, हम जो है ब्रिटिश सरकार को 6 महीने का समय देंगे कि हमको आजादी दे दो, आजादी नहीं देंगे तो हम जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन में भारतीयों को आगाह किया था कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर, 6 महीनों के अंदर जो है यूरोप में साम्राज्यवादी युद्ध आरंभ हो जाएगा, हमको इस परिस्थिति से लाभ उठाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी। महात्मा गांधी जी का क्या कहना था कि युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार वो परेशानी में होगी, तो वैसे समय में हम जो है कोई आंदोलन शुरू करके ब्रिटिश सरकार को और परेशानियों में नहीं डालेंगे। मतलब कि महात्मा गांधी जी और उनके जो समर्थक थे उनका कहना यह था कि जिस समय युद्ध चल रहा होगा उस समय सरकार को परेशान करके उसको और परेशानी में नहीं डालेंगे। ये कांग्रेसियों का, मतलब कि गांधी जी और उनके समर्थकों का यह मानना था। जबकि सुभाष चंद्र बोस इसके उलट थे कि जब ब्रिटेन अपने बुरे दौर में होगा उस समय हम लोग जो है भयानक आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, जिससे हमको शीघ्र आजादी प्राप्त हो जाएगी। तो ये यहां पर जो है ना सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी अधिवेशन के बाद कांग्रेस से बाहर कर दिया जाता है। अध्यक्ष पद उनको छोड़ना पड़ता है। फिर कांग्रेस में उनको किसी भी प्रकार के कोई भी पद ग्रहण करने से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अब जैसा कि यूरोप में जो माहौल चल रहा था कि युद्ध होना अवश्यंभावी था ही था, तो 1 सितंबर 1939 को ब्रिटेन यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हो जाता है। जर्मनी, वहां का शासक कौन था भाई, तानाशाह था ना, हिटलर। उसने क्या किया, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जो कि 1945 तक चला था। और इसके कुछ ही दिनों बाद 3 सितंबर 1939 को ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर लिया। इस चीज से जो है भारत के जो नेता थे वो बड़े परेशान हो जाते हैं, और यही कारण बनता है जो कांग्रेस मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में गठित हुआ था वो लोग त्याग पत्र दे देते हैं। लेकिन इस बीच ना काफी कुछ हुआ था। जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद को त्याग देते हैं तो उसके बाद जो कांग्रेस में ब्रिटिश सरकार के प्रति युद्ध के समय किस तरह का व्यवहार किया जाए, युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना है या नहीं करना है, इसको लेकर के काफी बैठकें भी हुई। और जो कांग्रेस है वो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि हम लोग जो हैं द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन करेंगे, लेकिन इसके बदले में ब्रिटिश सरकार को हमारी कुछ मांगे स्वीकार करनी होगी, तभी हम जो है ब्रिटिश सरकार का युद्ध में समर्थन करेंगे। तो ये मांगे क्या क्या थी ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये 2 मांगे थी जो कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी गई थी, या फिर इसको हम लोग शर्त भी बोल सकते हैं। 2 शर्तें या फिर 2 मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी गई कि आप इन मांगों को पूरा करिए या फिर इनको पूरा करने का वादा करिए, तब हम जो है आपका युद्ध में समर्थन करेंगे। तो पहली शर्त क्या थी, तो देखिएगा, पहली शर्त यह होती है कि युद्धोपरांत संविधान सभा की बैठक बुलाई जाएगी, और जिसमें भारत के क्या बोला मैंने कि युद्ध के पश्चात संविधान सभा की बैठक बुलाई जानी चाहिए जो स्वतंत्र भारत की राजनीतिक संरचना पर विचार करेगी। मतलब कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब संविधान सभा की बैठक बुलाई जानी चाहिए ब्रिटिश सरकार की तरफ से, और उस संविधान सभा में भारत के स्वतंत्रता पर विचार किया जाना चाहिए। ये इनकी पहली शर्त थी। दूसरी शर्त ये ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते हैं कि अतिशीघ्र केंद्र में किसी प्रकार की वास्तविक एवं उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जानी चाहिए। अतिशीघ्र मतलब कि जो पहली वाली शर्त थी कि संविधान सभा का बैठक बुलाया जाना चाहिए युद्ध समाप्त होने के बाद, जिसमें भारत के स्वतंत्रता पर विचार किया जाए, ये युद्ध के बाद होना था। और जो दूसरी शर्त थी उसमें यह बोला गया कि जितना जल्दी हो सके केंद्र में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना
की जाए, एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना जैसे कि प्रांतों में की गई थी, तो कुछ कुछ उसी तरह से केंद्र में भी उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जानी चाहिए। ये इनकी दूसरी मांग थी कि भाई आप इन दो शर्तों पर विचार करिए, इन दो शर्तों को आप मानिए, आप वचन देते हैं, मानते हैं, तो हम जो है आपका युद्ध में समर्थन देने को तैयार हैं। तो इस समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? तो लिनलिथगो, वायसराय लिनलिथगो। तो ये जो लिनलिथगो था ना, इसने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया कि हम ऐसे किसी भी मांग को स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब जो है इसके बाद क्या होता है आगे कि भाई जो लिनलिथगो था उसने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो इस बात पर अड़ी हुई थी कि आप इन दोनों मांगों को स्वीकार करिए, उसके बाद हम जो है आपको युद्ध में समर्थन देंगे। देखो उस समय जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, विशेष करके महात्मा गांधी का भारतीय जनता पर बहुत ज्यादा पकड़ थी। एक तरह से अगर हम लोग बोले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो भारत के बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। अगर कांग्रेस किसी चीज में हां बोल दे कि हम जो है ब्रिटिश सरकार का युद्ध में समर्थन करेंगे, तो पूरा भारत जो है युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन करने लगेगा। इस बात से ब्रिटिश भी भली भांति परिचित थे और कांग्रेस भी जानते थे। अब देखिएगा आगे क्या होता है। 10 से लेकर के 14 सितंबर 1939, 10 से 14 सितंबर 1939 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कार्यकारिणी परिषद है उसकी बैठक बुलाई जाती है। 10 से 14 सितंबर 1939। इससे पहले भारत को युद्ध में सम्मिलित किया जा चुका है, ध्यान रखेंगे। ये जो है इस दिन वर्धा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई जाती है। वर्धा, वहां पर सेवाग्राम आश्रम था ना, महात्मा गांधी वहीं रहा करते थे। तो एक चीज आप लोग और याद रखेंगे, 3 सितंबर 1939 भारत को भारतीय नेताओं से बिना कोई सलाह मशवरा किए हुए द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर दिया गया। कब? 3 सितंबर 1939 को। और इसके कुछ समय के बाद 10 से 14 सितंबर 1939 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के समर्थन देने के विषय में चर्चा किया जाना था। तो यहां पर जो महात्मा गांधी होते हैं वो मित्र राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। महात्मा गांधी जी मित्र राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब मित्र राष्ट्र कहलाते थे। तो एक तरह से कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी का झुकाव जो है ब्रिटिश सरकार को युद्ध में समर्थन देने की तरफ था, लेकिन दूसरी तरफ वो जो है अपनी कुछ मांगे मनवाना भी चाहते थे। देखो सुभाष चंद्र बोस भी तो कुछ कुछ यही चाहते थे ना, बस वो थोड़ा सा और अतिशीघ्र चाह रहे थे। तो महात्मा गांधी जी का क्या था, वो मित्र राष्ट्रों के प्रति उनका झुकाव था, उनको एक तरह से समर्थन दिए जाने के पक्ष में वो दिख रहे थे। वहीं अगर हम लोग बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो देखो सुभाष चंद्र बोस ना इस समय कहते हैं कि ये जो युद्ध लड़ा जा रहा है, ये 3 सितंबर को भारत को सम्मिलित कर दिया गया द्वितीय विश्व युद्ध में, तो ये जो युद्ध लड़ा जा रहा है ये साम्राज्यवादी शक्तियों के मध्य लड़ा जा रहा है। जो ब्रिटेन है, जर्मनी है, रूस है, जापान, सब साम्राज्यवादी शक्तियां हैं ना, वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, अपने साम्राज्य को विस्तारित करना चाहते हैं और अपने उपनिवेश स्थापित करना चाहते हैं। ब्रिटेन जो कि एक बहुत बड़ा साम्राज्यवादी देश था उस समय में, और उसके दुनिया भर में बहुत सारे उपनिवेश थे। दुनिया में ना सबसे ज्यादा उपनिवेश ब्रिटेन के पास थे। तो ये जो युद्ध लड़ा जा रहा था, क्यों लड़ा जा रहा था? साम्राज्यवादी शक्तियों के मध्य अपने उपनिवेशों के हितों की रक्षा के लिए यह युद्ध लड़ा जा रहा था। जो ब्रिटेन है वो अपने उपनिवेशों को जर्मनी से बचाना चाहता था। जर्मनी जो है मित्र राष्ट्रों के उपनिवेशों पर अधिकार करके वहां अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। तो ये लोग अपने उपनिवेशों को, अपने अपने गुलाम देशों को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए युद्ध लड़ रहे थे ना। तो यहां सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि भाई हम क्या हैं, हम भी अंग्रेजों के गुलाम हैं, अंग्रेजों के उपनिवेश हैं हम लोग भी। तो क्या यह संभव है कि जो साम्राज्यवादी देश ब्रिटेन अपने उपनिवेशों को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए युद्ध लड़ रहा है, वो युद्ध जीतने के बाद हमको आजादी दे देगा?
क्या ये संभव है? भाई वो अपने उपनिवेशों को सुरक्षित रखने के लिए ही तो युद्ध लड़ रहा है। हालांकि बाद में युद्ध के बाद होता कुछ अलग है, क्योंकि युद्ध में ब्रिटेन की कमर टूट जाती है। उसके बाद फिर भारत में जो नेवी है, इंडियन नेवी, वो फिर विद्रोह कर देती है। भाई सेना ही विद्रोह कर देगी तो ब्रिटिश सरकार भला क्या कर लेगी, तो वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने बड़ी अच्छी बात बोली कि जो उपनिवेशों की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहा है वो भला किसी उपनिवेश को क्यों आजादी देगा। जबकि कांग्रेस का मानना यह था कि अगर हम लोग युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करते हैं, उसको परेशान नहीं करते हैं, उसके समक्ष अपनी कुछ मांगे रख देते हैं कि भाई युद्ध के बाद हमको जो है आजादी दे दो, संविधान सभा की बैठक बुलाओ, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करो, ये चीजें हम लोग बोलेंगे और ब्रिटेन जो है इसको मान लेगा, ऐसा कांग्रेसियों का मानना था। लेकिन जो लिनलिथगो था भाई वो तो साफ मना ही कर देता है। तो ये चीज था। वहीं अगर हम लोग बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो कि बहुत बड़े लीडर थे, वो भी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी के समर्थन में ही थे। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार, उसकी क्या नीति थी या उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, तो देखिएगा, जो ब्रिटिश सरकार थी वो जानती थी कि कांग्रेस अगर ब्रिटिश सरकार का युद्ध में समर्थन करती है, मतलब पूरा देश उनका समर्थन करेगी। अब यहां पर क्या होता है, जो लिनलिथगो है ना, वो ब्रिटिश सरकार को घेरने का प्रयास करती है। सॉरी माफी चाहूंगा, ब्रिटिश सरकार को नहीं, जो लिनलिथगो है ना, वायसराय लिनलिथगो, वो क्या करता है, मुस्लिम लीग और देसी रियासतों के माध्यम से कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करता है, या फिर कहें कांग्रेस को कहीं ना कहीं, कांग्रेस की छवि को धूमिल करने की कोशिश करता है मुस्लिम लीग और देसी रियासतों के माध्यम से। या फिर हम लोग ये कहें कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग और देसी रियासतों को कांग्रेस के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है कि आप लोग जो है कांग्रेस के साथ मत जाइएगा, वो जो है आपको डुबो देगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, इस तरह से, मतलब वही फूट डालो और राज करो की नीति यहां चलते हैं अंग्रेजों के द्वारा। अब देखिएगा आगे क्या होता है कि जो ब्रिटिश सरकार है वो कांग्रेस को सरकार के साथ उलझाए रखना चाहती थी। मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार है ना, वो कांग्रेस को किसी भी तरह से ब्रिटिश सरकार के साथ किसी न किसी मामले को लेकर के उलझाए रखना चाहती थी। मतलब जो कांग्रेस है वो फालतू के विषयों में जो है सरकार के साथ उलझे रहें, और जो ब्रिटिश सरकार है वो इस मौके का फायदा उठाए और कुछ अपनी चालें चले। इस बीच जो है ब्रिटिश सरकार वो क्या करती है, जो 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी ना प्रांतों में, तो वो जो है कुछ संशोधन कर करके प्रांतों में जो प्रांतीय सरकारें हैं उनको जो अधिकार मिले हैं उनके अधिकारों में कटौती करना शुरू कर देते हैं। काफी सारे नए नए कानून लाए जाते हैं जिससे कि भारतीयों को जो है दबाया जा सके कि वो लोग जो है किसी भी तरह से युद्ध में समर्थन करें। तो ये चीजें होती है। अब इसी बीच क्या होता है, जो कांग्रेस है वो भी समझ जाती है कि ये जो ब्रिटिश सरकार है हमको कुछ देने वाला तो है नहीं। मतलब कि ब्रिटिश सरकार का साफ चेहरा भारतीयों के समक्ष उजागर हो जाता है कि भाई ये लोग जो है हमको कुछ देने वेने वाले हैं नहीं। तो अब क्या होता है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति है वो 23 अक्टूबर 1939, डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, 23 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की जाती है, और इस बैठक में ना 3 घोषणाएं की जाती है। इस बीच ब्रिटिश वायसराय ने जो घोषणाएं की थी कि हम लोग जो है मतलब कि कुछ कुछ घोषणा वगैरह वो कर रहा था ब्रिटिश वायसराय। तो इस 23 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में 3 घोषणाएं की गई ना। उनमें से सबसे पहला था, वायसराय के वक्तव्य को पुरानी साम्राज्यवादी नीति का ही हिस्सा मानकर अस्वीकार कर दिया। मतलब कि जो ब्रिटिश वायसराय था लिनलिथगो, वो भारतीयों को लुभाने के लिए कुछ कुछ घोषणाएं कर रहा था। तो उन सब चीजों को ना पुरानी साम्राज्यवादी नीति का हिस्सा मानते हुए अस्वीकृत कर दिया जाता है। ये इसमें पहली घोषणा थी। दूसरा चीज, युद्ध का समर्थन न करने का निर्णय लिया जाता है। 23 अक्टूबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन नहीं करने का निर्णय लिया गया। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 अक्टूबर 1939 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति में यह घोषणा किया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना। इसके बाद तीसरी घोषणा की जाती है कि जो प्रांतों में
कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन किया गया है। मैंने बताया था ना कि 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया 1937 के चुनाव के आधार पर। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन से प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार स्थापित की गई थी। तो 8 कांग्रेसी मंत्रिमंडलों से कहा जाता है कि आप त्याग पत्र दे दीजिए। तो यहां पर जो है कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की घोषणा भी जो है 23 अक्टूबर 1939 को की गई थी। इसके बाद जाकर के फिर 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है। 15 नवंबर 1939 कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्याग पत्र। घोषणा कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1939 को। फिर आगे चल करके फिर 22 दिसंबर 1939 क्या हुआ था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था कि भाई कांग्रेस मंत्रिमंडलों से मुक्ति मिला। इसके बाद देखिएगा आगे चल करके जो वायसराय लिनलिथगो है उसको लगता है भाई क्योंकि जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे वो त्यागपत्र दे दिया, तो कहीं ना कहीं अब ब्रिटिश सरकार जो है वो हिल जाती है कि भाई अगर ये लोग हमारा साथ नहीं देंगे, ये लोग अपने पदों से त्यागपत्र दे रहे हैं, मतलब प्रांतों में जो सरकार बनी है, तो इससे जो है स्थिति खराब हो सकती है। तो यहां पर जो वायसराय लिनलिथगो है वो भारतीयों को रिझाने के लिए, ताकि भारतीय जो है युद्ध में किसी भी तरह से समर्थन करें, तो जनवरी 1939 को, सॉरी जनवरी 1940 नहीं, जनवरी 1940 को ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने एक घोषणा की कि युद्ध के पश्चात डोमिनियन स्टेटस की स्थापना भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति का मुख्य लक्ष्य है या मुख्य कार्य है। तो जनवरी 1940 में लिनलिथगो ने क्या घोषणा की कि युद्ध के पश्चात भारत में ब्रिटिश सरकार का डोमिनियन स्टेटस बनाने का लक्ष्य है। मतलब कि लिनलिथगो सीधा सीधा ये बोलता है कि युद्ध के पश्चात हम लोग जो है भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे, यही हमारी नीति मुख्य कार्य है, मतलब हमारी ये सबसे जो है मेन उद्देश्य है। ये इस तरह का घोषणा जो है जनवरी 1940 में किया, ये एक तरह से भारतीयों को लुभाने के लिए। लेकिन यहां पर क्या बोला गया? डोमिनियन स्टेटस। भाई 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेसियों ने क्या बोला? हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और अब जो है लिनलिथगो क्या दे रहा है? लालच क्या दे रहा है कि आप लोग जो है हमारा युद्ध में समर्थन करो, युद्ध में हम लोग जीत जाएंगे, आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। भाई इससे पहले भारतीयों ने मांग किया कि आप लोग जो है युद्ध के बाद संविधान सभा का बैठक बुलाइएगा और फिर उसमें भारत की स्वतंत्रता का विचार करिएगा। उस समय तो लिनलिथगो ने उसको अस्वीकार कर दिया था। लेकिन जब कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया तो ब्रिटिश सरकार के हाथ पांव फूल गए और उसने क्या लालच देना शुरू किया कि भाई आप हमारा साथ दो युद्ध में, तो युद्ध समाप्त होने के बाद हम लोग जो है आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। यही ब्रिटिश सरकार का अंतिम लक्ष्य है, ये उन्होंने एक तरह से बोला लिनलिथगो ने। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है अगले वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाहौर अधिवेशन के विषय में, जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसको देखेंगे अगले वीडियो में। फिर अगस्त प्रस्ताव, फिर उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, और आगे जो है एक के बाद एक पढ़ते हुए हम लोग जो है भारत छोड़ो आंदोलन, फिर धीरे धीरे जो है हमारा जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो समाप्त होगा। तो वीडियो जो है यही समाप्त होता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।